पाठशाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस का पीटी 365 जनवरी 2025। ठीक है। इसमें ना अब हम डेली बेसिस पे हर एक टॉपिक लेंगे। जैसे आज मंडे है तो वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ऐसे ही ट्यूसडे वेडनेसडे अलग अलग डे पर अलग अलग सब्जेक्ट होगा और हम प्रोग्रेसिवली वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डिस्कस कि हमारे जितने भी प्रिलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं उन सभी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। ठीक है। तो ना हम ध्यान रखना, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, एमसीक्यूज़ वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे। डोंट वरी फॉर द पीडीएफ फाइल्स एंड ऑल। वो सब टेलीग्राम लिंक पर होगा, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम लिंक भी। चैनल के साथ साथ आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन करिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। सीधा आप चलते हैं। देखो प्रीलिम्स के लिए ना आप बिल्कुल काउंटिंग ना उल्टी शुरू कर दो। ठीक है। बिकॉज वी हैव वेरी लेस डेज, ऐसा समझो, क्योंकि प्रैक्टिस अपना रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजन की जो पीटी 365 में लेकर आ रही हूँ उसका यही मेन मकसद है कि आपका ना पीटी के अंदर प्रीलिम्स के टेस्ट में कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो आज का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहला टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। देखो हमने ये बहुत अच्छे से पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं बिकॉज एज वी आर रिवाइजिंग नाउ, सो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिविजन, और जो बच्चे अगर कभी पहली बार भी सुन रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाए उस तरह से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। ठीक है। इसका ये बिल है और ना इसको ना कॉन्स्टिट्यूशन में 129th अमेंडमेंट बिल 2024 भी बोलते हैं। इसको ना 129वां याद रखना अमेंडमेंट बिल था। इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और इवन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको रिव्यू भी किया था। अब आगे कर भी सकता है, ऐसा भी है, प्रोविज़न है। अच्छा, जो ना की प्रोविजंस हैं 129th अमेंडमेंट बिल 2024 में, उसको ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, इसके अंदर ना इंसर्ट किया जा रहा है एक नया आर्टिकल जिसका नाम होगा 82A। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो गेट रेडी फॉर द सेम। ठीक है। इंसर्शन हुआ है नए आर्टिकल का जिसका नंबर है 82A। ये क्या कहता है समझो। देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, लोकसभा के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन साथ साथ होंगे। समझ में आ गया। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82A को ऐड करा गया है। दूसरा, जो इनके जो टर्म की बात आएगी ना कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज की टर्म क्या होनी चाहिए, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल एंड एंड विथ फुल टर्म ऑफ लोकसभा, ऐसा होना चाहिए कि जो एसएलए है उसकी भी सारी टर्म्स लोकसभा के फुल टर्म के साथ ही कंप्लीट हो। तो ऐसा इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। सेकंड क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुई है आर्टिकल 83 के अंदर। ध्यान से समझना क्या मतलब है। आर्टिकल 83 जो है उसमें ना ये दे रखा है कि ना जनरल इलेक्शंस हुए या अगर मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं या अनएक्सपायर्ड टर्म है तो उसको ना पूरी तरह से डिफाइन करा गया है आर्टिकल 83 के अंदर। अब ये आगे कह रहा है कि अगर ना लोकसभा ना 5 साल से पहले ही अगर डिज़ोल्व हो जाती है या एक ऐसा फेज जहाँ पर डेट ऑफ डिसोल्यूशन या उसके बीच का एक्सपायर ऑफ फुल टर्म जो है शेल बी एन अनएक्सपायर्ड टर्म। सबसे पहले तो ये है। फिर परसुएंट टू डिसोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो होगा, एक नया लोकसभा होगा, अनएक्सपायर्ड टर्म तक उसको ना कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो यानी कि हमें यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जो आर्टिकल हमारा यहाँ पर 83 है इसके अंदर ना साफ तरीके से जो भी बोला गया था कि भाई अनएक्सपायर्ड टर्म होगा, मिड टर्म होएगा, ये सब कुछ होएगा, वो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ ही साथ ना इसमें ना अमेंडमेंट बोला गया है आर्टिकल 172 में। यानी ना इसमें क्या बोला जाएगा, अनएक्सपायर्ड टर्म और फुल टर्म को ना डिफ़ाइन किया जाएगा। फिर अमेंडमेंट होगी आर्टिकल 327 में। इसमें ना क्या है कि ना पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो ना कोई भी प्रोविज़न जो भी रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है, लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर है, तो उसको ना पार्लियामेंट के पास वो पावर होती है उससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाने की। तो ध्यान से समझ लो, जो भी आर्टिकल्स को यूज़ करा गया है 129th अमेंडमेंट बिल 2024 में, वो हमें बहुत ध्यान देना है।
चाहे वो नए आर्टिकल्स का इंसर्शन हो, आर्टिकल 83 अमेंडमेंट हो, आर्टिकल 172 हो, आर्टिकल 327 हो, इन सभी आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुआ है। और एक नया आर्टिकल कौन सा जुड़ा है? आर्टिकल 82A। ठीक है, अब ना साइमल्टेनियस इलेक्शन को समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो, सबसे पहले ना साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है वन नेशन एंड वन इलेक्शन। ठीक है, इसको हम साइमल्टेनियस बोलते हैं, यानी जितने भी जनरल इलेक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग द हाउस ऑफ द पीपल, या जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इलेक्शन हैं, यानी लोकसभा के, विधानसभा, ये सब के जो इलेक्शंस हैं, वो सभी इलेक्शंस जो होंगे वो एक साथ होंगे। इसका लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक दिन में ही सारे इलेक्शंस हो गए, पूरी कंट्री में एक ही दिन में वोटिंग हो रही है। सिंगल डे का इसका मतलब नहीं होता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल इलेक्शन नीड्स टू हैपन ऑन अ सिंगल डे। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या भारत में पहली बार साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया? कह रहा नहीं, भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा विधानसभा के 1951 से 52, फिर 57, 62, 67 तक ऐसा ही रहा है। लेकिन ये साइकिल डिसरप्ट तब हुई जब प्री मैच्योर स्टेट असेंबली का डिसोल्यूशन आ गया था। 68, 69 का फेज़ था। लोकसभा में भी जब 1970 का फेज़ था, वहाँ पर ये क्राइसिस क्रिएट हो गया था। तो वहाँ पर ही ना ये साइकिल टूट गई है। अदरवाइज़ ना हम अपनी कंट्री में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही लेके चल रहे थे। तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी बॉडीज़ हैं, वाई द गवर्नमेंट इज़ सो क्यूरियस अबाउट, और वाई द गवर्नमेंट इज़ रिकमेंडिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए तो अमेंडमेंट्स वगैरह क्यों आ रहे हैं। उसका कारण था, 4 ऐसी बॉडीज़ थी जो बार बार ना गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे रही थी कि आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस को ना रिकमेंड किया जाता है कि आप ना देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस की तरफ बढ़िए। मैंने आपको इसके फ़ायदे नुकसान सब बताया हुआ है, आप ना वो वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हो जहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन समझाए गए हैं, वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप ना देखो, इसमें ना जो आपकी बॉडी थी 170th रिपोर्ट थी, या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, या नीति आयोग का वर्किंग पेपर था, या नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सभी ने ना, इन सभी बॉडीज़ ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस को रिकमेंड करा हुआ है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो रिसेंटली कैग ने अपने कर्नाटका की रिपोर्ट में ना ऑब्जर्व करा डिसएम्पावरमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ताकि इलेक्शंस डिले हो लोकल गवर्नमेंट के। अब हम समझते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है क्या। ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो ना रिस्पॉन्सिबल होगी इलेक्शन कराने के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। अब ध्यान रखना, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है ना, वो भी एक कैसी बॉडी है? ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो आपको पता ही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराती है, पंचायत के इलेक्शंस कराती है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के कराती है। हमें ये भी पता है कि जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 था, उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट इलेक्शन कमीशंस को रिकमेंड किया। गेटगिल कमेटी इसके लिए सामने आई थी। फिर ये कह रहा है कि ना हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ना स्टेट इलेक्शन कमीशंस के बारे में समझाया गया है। कह रहा है जो आर्टिकल 243 है, इसका जो के का फर्स्ट पार्ट है, इससे लेकर जो 243 का ZA वाला पार्ट है, या 243 का जो के का सेकेंड पार्ट है, इन सभी पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए प्रोविजन डाला हुआ है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल, प्रिपरेशन हो रही है इलेक्टोरल रोल्स की, इलेक्शंस हो रहे हैं पंचायत के, म्यूनिसपैलिटीज़ के, ये सब मेंशन है। 243 के का जो सेकंड क्लॉज उसमें है कंडीशंस हैं सर्विस एंड टेन्योर से रिलेटेड दी हुई हैं। ही शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, है ना, जैसे ग्राउंड में जो भी, ही कैन ओनली रिमूव बाय प्रेसिडेंट। ये भी ध्यान रखना, आर्टिकल जो 243 के से लेकर 243 ZA तक दे रखा है, उसमें सभी प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शंस पंचायत के, म्यूनिसपैलिटी के कैसे होंगे उसके बारे में। आर्टिकल 243 का जो के का सेकंड क्लॉज है, उसमें ना सर्विस एंड टेन्योर है ऑफिस का, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का कैसे होगा, वो डिटरमिन कैसे किए जाएंगे गवर्नर द्वारा। उनको कोई ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकता। अगर कोई रिमूवल जैसे जजेस का होता है वैसा ही होता है इनका, एंड ही कैन ओनली बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ना हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन का, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कि क्या क्या करता है। इसका सबसे पहला फंक्शन होता है डिलिमिट करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस। अगर कोई लोकल बॉडी के इलेक्शंस होने हैं, फेयर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए ये काम करना। दूसरा काम क्या होता है,
ओवरसीज़ प्रिपरेशन करना, इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज़ करना, रिजर्वेशन करना सीट्स की एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए, ओबीसीज़ के लिए। फिर इनके पास ना पूरी अथॉरिटी है टू डिसाइड डिस्प्यूट से रिलेटेड, कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन से रिलेटेड हो, कोई डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, तो ये सारी बातें। दूसरा, प्रोवाइड एडवाइस टू गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस करना हो लोकल बॉडी इलेक्शंस के कंडक्ट से रिलेटेड, तो वो सारे काम भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ही होते हैं। तो ध्यान रखना ये वाले सारा पार्ट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना किशोर चंद्रा चंगनलाल राठौड़ का केस था, उसमें बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है ना, उनके पास पूरी पावर है रिव्यू ऑर्डर को देखने की, डिलिमिटेशन कमीशन की। कोई भी ऑर्डर अगर मैनिफेस्टली आर्बिट्री हो रहा है, कोई भी ऑर्डर ऐसे लिया जा रहा है जो कि सही ढंग से नहीं लिया जा रहा है, उसमें ना देखो, इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस आया है डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ही इसको देखा है। किशोर चंद्र, अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि किशोर चंद्र चंगनलाल राठौड़ का जो केस है वो किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना ये है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास पूरी पावर होती है कि वो डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को रिव्यू कर पाएँ। कहीं भी ऑर्डर उनको लग रहा है कि बहुत आर्बिट्री लिया गया है, इस शब्द का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि अगर इस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो आप परेशान हो जाओगे। आर्बिट्री का मतलब होता है कि ना बहुत अनफेयर तरीके से, बिना प्लान के, बिना लॉजिक्स के अगर ऐसा कुछ किया गया है तो उसको बोला जाता है कि भैया ये ना आर्बिट्री तरीके से ये फैसला लिया गया है। अब डीलिमिटेशन कमीशन करता क्या है, देखो डीलिमिटेशन एक ना तरीका, एक प्रोसेस है जिसमें ना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की सीट्स को, बाउंड्रीज़ को फिक्स किया जाता है हर स्टेट में, लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो डीलिमिटेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हाई पावर बॉडी है, इसको डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। अच्छा, अंडर आर्टिकल 82 डीलिमिटेशन कैसे किया जाता था, बाय अथॉरिटीज़, ठीक है। भारत में डीलिमिटेशन 4 बारी हुआ है, ध्यान रखना। डीलिमिटेशन क्योंकि एक एक्ट के थ्रू है तो इसको स्टेचुटरी बॉडी की तरह देखा जाता है। तो समझ रहे हो, इंडिया में, भारत में ना डीलिमिटेशन 4 बारी हो चुका है, 1952, 63, 1973, 2002 में। डीलिमिटेशन का जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और अनचैलेंज होता है किसी भी कोर्ट में। तो जो भी कोई कॉपीज़ वगैरह इसके ऑर्डर की होती हैं वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाती हैं और कोई भी मॉडिफिकेशन परमिट नहीं होता है, यू कांट मॉडिफाई एनीथिंग, ठीक है। अब ना डीलिमिटेशन कमीशन में बैठते कौन कौन है, लाइक कॉम्पोजिशन क्या है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सेकंड जो है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे कंसर्न स्टेट के, तो वो भी हो सकते हैं इसका पार्ट, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ईवीएम वीवीपैट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहे हैं सारे टॉपिक्स, बहुत ही ध्यान से करो, समझो ये आपकी लास्ट पॉइंट प्रिपरेशन चल रही है। एक एक टॉपिक को इतना अच्छे से कर लो कि अगर उसके आसपास से कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप उसके लिए जवाब दे पाओ। इसीलिए व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम ऑल्सो गिविंग यू एमसीक्यूज बिहाफ ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। उसको भी सॉल्व करके देखो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, उतना अच्छे से प्रीलिम्स क्रैक कर पाओगे, ठीक है। अब न्यूज़ में ईवीएम वीवीपैट के बारे में क्यों था, याद करो। 2024 में ही, 2024 में ही एसोसिएशन था एडीआर, ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यहाँ पर ईसीआई था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट को डिसमिस करा था फॉर फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम डेटा को। और आपको पता है वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल के रिकॉर्ड्स को बोला था कि इसको ना क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा पूरी तरीके से। अब ईवीएम वीवीपैट है क्या, समझते हैं। देखो, ईवीएम एक तरह का ना पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। ये इलेक्शन प्रोसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए डिज़ाइन करा गया था। यानी ईवीएम जो है ना, इसको मैन्युफैक्चर सप्लाई किया गया था टू ईसीआई बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इससे रिलेटेड काम करेगा। अच्छा, गोवा ना एक ऐसा पहला राज्य है, ऐसा पहला स्टेट है जो वीवीपैट को यूज़ करता है विद ऑल ईवीएम्स।
वीवीपैट को ना फुल्ली डिप्लॉय किया गया था 2019 के जनरल इलेक्शंस में। ध्यान रखना इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कि गोवा ऐसा पहला स्टेट है जिसने वीवीपैट को यूज़ किया था ईवीएम्स के साथ, और वीवीपैट फुल्ली डिप्लॉय किया गया था 2019 के लोकसभा जनरल इलेक्शंस में। बनाया किसने है ये? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, ठीक है, ईसीआई। और ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ अगर हम ना देखें, जर्नी देखें ईवीएम और वीवीपैट की, थोड़ा समझते हैं। देखो 1982 में क्या हुआ, पहली बारी ना बाई इलेक्शन हो रहे थे केरला के, ठीक है। उसी असेंबली इलेक्शन में ना ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। अब हम समझते हैं बाई इलेक्शन क्या होता है। देखो बाई इलेक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें ना आप नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना चूज कर रहे हो, एंड इट इज़ हेल्ड व्हेन द फॉर्मर, मान लो कोई ना मेंबर पार्टी सडनली टूट गई है या किसी का डेथ हो गया है किसी मेंबर का, तो ऐसे में ना बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। या तो सीट वेकेंट हो गई है बेसिकली, या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, या आप डेथ हो गई है, कुछ ऐसे सिनेरियो ना, कुछ ऐसा हुआ तो बाई इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो 1982 में ईवीएम फर्स्ट यूज असेंबली बाई इलेक्शंस इन केरला, तो 1982 में हुआ सबसे पहला। उसके बाद 1989 में क्या हुआ था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 द्वारा इनको बोला गया अमेंड करने के लिए टू परमिट ईवीएम का यूज़ करा जाए। 2004 में क्या हुआ, ईवीएम्स को अडॉप्ट किया गया फॉर जनरल इलेक्शंस और सभी जगह पर इलेक्शंस में यूज़ किया गया था। 2013 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट डाली कि वीवीपैट यूज़ करेंगे हम सुब्रमण्यम स्वामी के केस में, ठीक है। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा कि चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 5 ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह को यूज़ किया जाएगा, उसमें वीवीपैट का वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो दिस इज़ ऑल द जर्नी ऑफ ईवीएम और वीवीपैट। अब इसमें ना 3 यूनिट्स को यूज़ करा जाता है, एक बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट है। बैलेट यूनिट का मतलब है कि इसमें ना कीबोर्ड्स होंगे, 16 बटन होंगे, उसके मास्टर यूनिट होगी, और ना वीवीपैट बेसिकली ना वोटर्स को अलाउ करता है कि वो अपना वोट जो भी कास्ट कर रहे हैं वो देख लें कि उसी व्यक्ति को वोट गया है कि नहीं गया है। तो आप जितने लोगों ने भी इलेक्शन सबके दिए होंगे वोट, है ना, वोट जिन बच्चों ने भी दिया ही होगा, ज़्यादातर बच्चे क्योंकि तैयारी में तभी आते हैं जब 18 के हो जाते हैं, तो सभी ने वोट ज़रूर दिया होगा, ठीक है। तो वोट जब हम देते हैं तो वो स्लिप से निकलती है, तो उसमें लिखा हुआ होता है आपने इस पार्टी के मेंबर को वोट दिया है, इनका ये नाम है, इनका ये पार्टी सिंबल है, और ऐसे दिया जाता है। तो ये ना इसीलिए यूज़ कराया गया था ताकि ना वोटिंग सिस्टम ना फुली ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसीलिए इसको बनाया गया है, समझ रहे हो। तो एडवांटेज ईवीएम वीवीपैट का ये है कि एक तो रन ऑन बैटरी करता है, ये कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द एडवांटेजेस ऑफ ईवीएम और वीवीपैट, तो ध्यान रखना, या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द एडवांटेजेस ऑफ ईवीएम वीवीपैट, तो ध्यान रखना कि ये बैटरी पे चलता है, कि एक्सटर्नल सप्लाईज में पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, नेगेटिंग अ सिनेरियो ऑफ एन इनवैलिड वोट, यहाँ पर इनवैलिड वोट का कोई चक्कर ही नहीं है, जो भी वोट गया वो वैलिडिटी के साथ जाएगा। आप ऐसे बटन दबाओगे आपके पास पर्ची स्लिप आएगी, आपका चला जाएगा वोट। फिर डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 4 से ज़्यादा वोट नहीं हो सकते, तो आप बूथ कैप्चरिंग वाला काम नहीं हो पाएगा, आप चाह कर भी बूथ कैप्चर नहीं कर सकते हो। चौथी चीज़ ईवीएम वीवीपैट के से क्या होता है, जब आप क्लोज बटन आफ्टर प्रेसिंग क्लोज बटन को जब आप दबाते हो कंट्रोल यूनिट वाला, तो आप उसके बाद बटन को कितना मर्जी कर लो वोटिंग नहीं होगी। उसके बाद नॉट पॉसिबल फॉर प्री प्रोग्राम, आप प्री प्रोग्रामिंग भी ईवीएम के साथ जो कई बार होता है ना छेड़खानी कर दिया, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको बनाया ही, उसके डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, राइट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हु हैज़ डिज़ाइंड इट, तो आप क्या बताओगे, ईवीएम पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर है, इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। देखो बहुत सारे रिस्पॉन्स आए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता भी इसको हम कहते हैं, कि इसका वायलेशन किया गया लोकसभा के इलेक्शंस में। तो ईसीआई ने ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कुछ डायरेक्शंस बोली हैं, और बोला है कि किस तरह से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बहुत ही एथिकली मेंटेन करने की ज़रूरत है।
अब MCCC क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, 1960 में आया था सबसे पहले तो ये, और ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट असेंबली के इलेक्शन से केरला में। सेट ऑफ गाइडलाइंस बनानी थी इसमें, इसे इन कंसेंसस विद पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंडक्ट क्या है, कैंडिडेट्स क्या हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाएँ इसलिए। तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली क्या करा, अपने सारी की सारी अथॉरिटीज़ आर्टिकल 324 से डिराइव करता है। यानी इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर होती है सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन की, इलेक्शंस के कंट्रोल की, स्टेट लेजिस्लेचर की, ये सारी। ऑल्दो एक बात और ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। फिर स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सब जगह सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे अप्लाई होता है, पोलिंग एजेंट्स पे अप्लाई होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है ये। उसके बाद कह रहा है एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड आफ्टर MCC इज़ इन्फोर्स्ड। तो ये कह रहा है कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी प्रोहिबिट होती हैं। जब भी आचार संहिता लग जाए या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए किसी भी शहर में, तो ये 6 की 6 चीज़ें बैन कर दी जाती हैं। जैसे कि पहली चीज़ है, कोई भी पॉलिसी, प्रोजेक्ट, स्कीम आप अनाउंस नहीं कर सकते वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, आप ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जिसमें कि पब्लिक एक्सचेकर की कॉस्ट पर जो लगे। अब क्या होता है ये पब्लिक एक्सचेकर, समझते हैं हम। पब्लिक एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाने से आप पैसा नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है। कोई भी पैसा आप सरकारी खजाने से नहीं लेंगे, उस बिहाफ पर एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, आप एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, आप कोई भी पब्लिक मीटिंग 48 घंटे के अंदर अंदर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को बैन करना, यानी ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, कैंपेनिंग बैन कर दी जाती है। कोई भी कैंडिडेट ग्रांट, पेमेंट सैंक्शन नहीं कर सकता। तो ये 6 की 6 एक्टिविटीज़ MCC जो है वो प्रोहिबिट करता है। अब यहाँ ड्यूरेशन की बात की जाए तो MCC ऑपरेशनल है सिंस इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड टिल रिजल्ट आर अनाउंस्ड। वायलेशन अगर होगा तो MCC का कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग तो है ही नहीं, वायलेशंस को प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते आप। तो सर्टन प्रोविजंस हैं जो इन्फोर्स किए जाते हैं थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस, लाइक BNS है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, कुछ फॉल्स स्टेटमेंट आपने ऐसी बोल दी है, कोई करप्ट ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस की बात हो गई है, या इम्पर्सोनिएशन की बात है, सारी की सारी चीज़ों को भारतीय न्याय संहिता द्वारा एक इलेक्टोरल ऑफेंस की तरह यहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपने MCC को तोड़ा, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई प्रोसिक्यूटेड नहीं होता, लेकिन सर्टेन प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह दी तो आप पनिश या करप्ट प्रैक्टिस के अंदर माने जाओगे। समझ में आई बात। चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस के बारे में। आप जानती हो 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस हुए। होने के बाद आपको पता है सिस्टम ऑफ इलेक्शन देखते हैं, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जितने भी मेंबर हैं लेजिस्लेचर के, वो एक रिप्रेजेंट करते हैं जोग्राफिकल एरिया जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। Hence such a constituency is known as single member constituency। तो इस पूरे सिस्टम में कैंडिडेट हु सिक्योर्स मेजॉरिटी ऑफ वोट, जो भी जीतता है, आपको पता ही है हमारे देश में FPDP सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि जिसके जितने वोट आए, जिसकी मेजॉरिटी आई वो जीत जाता है। और हमारे देश में 5 साल तक के लिए डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शंस, ड्यूरेशन लोकसभा का होता है, और प्रेसिडेंट के पास ही अथॉरिटी होती है डिसॉल्व करने की लोकसभा को एट एनी टाइम बिफोर कंप्लीशन। अगर उसको लगा कि कुछ ऐसा मामला आ गया है जो कि काफ़ी खिलाफ है या कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये भी एक बात है। प्रेसिडेंट ने अगर फैसला लिया कि भाई डिसॉल्व करो, तो आप उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर पाओगे। कोई नेशनल इमरजेंसी लग गई हो, कुछ ऐसा लग गया हो, जब प्रेसिडेंट रूल ही लगाना पड़ रहा है, तो वो लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन में लिखा हुआ है इलेक्शंस के बारे में, तो ध्यान रखना आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, और पार्ट ज़रूर इलेक्शंस का ध्यान रखना, 15th पार्ट में सारा का सारा इलेक्शंस के प्रोविजंस के बारे में दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 329B के बारे में बात करें तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वोक करा है आर्टिकल 329B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट जुडिशल इंटरवेंशन। एज पर आर्टिकल आपका 329B कोई भी इलेक्शन पार्लियामेंट का नहीं हो सकता है, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन।
फिर सुप्रीम कोर्ट का जो एनपी पन्नास्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर का केस था, वहाँ पर की बात की जाए। या आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 80 में भी बोला गया था कि कोई भी इलेक्शन की वैलिडिटी हो वो चैलेंज नहीं की जा सकती है। तो इलेक्शन पिटिशंस को भी फाइल किया जाता है कंसर्न स्टेट अथॉरिटी के अंदर ही। तो इलेक्टर का मतलब ही है कोई भी व्यक्ति जिसका कि जो इंटाइटल्ड हो टू वोट एट द इलेक्शन विद द इलेक्शन पिटिशन रिलेट्स, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है। तो याद रखना, एलसीआई ने आर्टिकल 329 के पार्ट को इन्वोक करा था सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कि टू लिमिट बेसिकली जुडिशियल इंटरवेंशन ज़्यादा ना हो इलेक्टोरल प्रोसेस में। याद रखना, इसका मतलब सीधा सीधा था कि नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट या कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट था नॉमिनेशन इन इलेक्शन के बारे में। तो रिसेंटली कैंडिडेट ने इलेक्ट किया था अनअपोज टू लोकसभा। नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन की बात करें जाए तो सेक्शन जो 33 है आपका रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट का 951, इसमें रिक्वायरमेंट बताइए वैलिड नॉमिनेशन कैसे फिल करना है। कैंडिडेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक प्रपोजर होना चाहिए। कैंडिडेट इंडिपेंडेंट या अनरिकॉग्नाइज पार्टी से अगर है तो शैल बी सब्सक्राइब बाय 10 प्रपोजर्स। ऐसे सेक्शन 33 है, 36 है, इसमें सारे के सारे नॉमिनेशन से रिलेटेड बात की गई है। रीपोलिंग का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, ज़रूर याद रखिएगा। रीपोलिंग का यहाँ पर मतलब होता है सीधा सा कि ईसीआई जो है ना, रीपोल कराया गया था वेरियस पोलिंग स्टेशंस पे, जैसे मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में। रीपोलिंग तब कराई जाती है जब 4 तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हों, और ये कहाँ लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। इसमें बोला गया है कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई वायलेंस हो जाए, वोटिंग मशीन डिस्ट्रक्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, या बूथ कैप्चरिंग की काउंटरमैंडिंग होगी, इलेक्शन में आ जाए, बात आ जाए, या किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाए जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का था, इन चारों सिनेरियो में ऐसा देखा जाता है कि रीपोलिंग कराई जाती है। तो रीपोलिंग कहाँ कहाँ हुई है, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में कराई गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है साइलेंस पीरियड के बारे में। साइलेंस पीरियड तब ऑब्जर्व किया जाता है जब लोकसभा के इलेक्शंस हो, यानी साइलेंस पीरियड एक तरह का बैन लगाना है पॉलिटिकल कैंपेनिंग में बिफोर वोटिंग, और ये 48 घंटे के अंदर अंदर किया जाता है बिफोर द वोटिंग डे। तो सम प्रोहिबिशंस, कुछ प्रोहिबिशंस लगाए जाते हैं, वो क्या है, सेक्शन 126 का फर्स्ट का क्लॉज, जिसमें कि डिस्प्ले करना कोई भी पॉलिटिकल मैटर, इलेक्शन मैटर टेलीविजन या सिमिलर स्टेटस में। सेक्शन जो 126 का ए है वो भी प्रोहिबिट करता है एग्जिट पोल्स को कंडक्ट कराने में। सेक्शन 126 का जो बी पार्ट है, फर्स्ट का बी पार्ट है, कोई भी ओपिनियन पोल होना हो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिस्प्ले करने और रिजल्ट, ये सभी को बैन करा जाता है। तब समझ जाया करो कि साइलेंस पीरियड चल रहा है, यानी कि ये कब से शुरू होता है, वोटिंग डे से 48 घंटे पहले, और एंड आफ्टर पोलिंग जैसे कि एंड हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेनिंग बिफोर वोटिंग अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ एम्पावर करा है टू रेगुलेट द मैनर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, कि जब भी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको कुछ डील करना हो, या देयर वाज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैंडिडेट कुड कॉन्टेस्ट, जैसे सब सेक्शंस हैं यहाँ पर 33 का 7 आरपीए एक्ट है, या सेक्शन 70 है, इन सभी में कोई कैंडिडेट विन फ्रॉम 2 सीट्स बाय इलेक्शन नेसेसरी फ्रॉम द सीट है ना, तो वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी के केस में क्या किया जाता है, क्योंकि ना देखो अंडर दैट कोई लिमिट तो है नहीं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर सकता है, तो उसके लिए कुछ मामले बना रखे हैं। इसमें ना सेक्शंस दे रखे हैं कि कैसे डील की जाए, कैंडिडेट कैसे कॉन्टेस्ट कर सकता है 2 सीटों को, तो उसको अमेंड भी करा गया था। और इसमें कैंडिडेट अब बताया जाता है कि जब सेक्शन 70 डाला गया 951 के अंदर, अभी एक्ट में आया, तो इसमें बोला गया कि भाई 1 सीट होनी चाहिए, कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली 1 सीट एट ए टाइम। अगर कैंडिडेट 2 सीट में जीतेगा तो बाई इलेक्शन फिर ऐसी सीट के लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है होम वोटिंग क्या होता है। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा पहली बार करा है कि 2024, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार ऐसा कब किया कि होम वोटिंग शुरू की हो। तो होम वोटिंग ईसीआई ने पहली बारी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में करी। ये स्टेप क्या था, इलेक्शन कमीशन का मोटो है कि कोई भी वोटर ना पीछे ना रह जाए, नो वोटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो अंडर दिस क्या होता है कि आप घर बैठे बैठे आप वोट कैसे करोगे, पोस्टल बैलेट की मदद से।
पोलिंग स्टाफ होगा, फुल कॉन्टिजेंट इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी, सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे, आपके वोटिंग की पूरा सिक्रेसी रखी जाएगी। और ये करा किन के साथ जाता है, ये उन बेनिफिशरीज के साथ किया जाता है, या तो वो बहुत बूढ़े हों, 85+ हों, उनके साथ किया जाता है, या जिनकी डिसेबिलिटी 40% बेंचमार्क से ज़्यादा हो। मतलब आप सोचो कि जो भी ना PWD सेक्शन में आता हो, जिसके पास 40% डिसेबिलिटी होती है, तो उसको ये कराया जाता है। अभी कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि वोटिंग जो है वो इंक्लूसिव हो जाए। तो इसमें आता है ईज़ ऑफ वोटिंग। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको फॉर्म M को अबॉलिश करना होता है। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट है जो जम्मू उधमपुर में रह रहे हैं, है ना, या स्वीप हमने यूज़ करा ताकि PWD या जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं दूर हैं तो उसको कर सकते हैं। या इसमें बोला गया है, प्रपोज किया गया है, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा प्रपोजल डाला गया है, ECI इसमें और वोटिंग को इंक्लूसिव बनाएगा कि मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे क्या होगा, माइग्रेंट भी जो होंगे वो अपने वोट्स को कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो इसके बाद पोस्टल बैलेट की बात की जाए, इट अलाउज वोट्स बीइंग सेंट बाय पोस्ट के तहत भी आप भेज सकते हो। स्पेशल वोटर है, कोई सर्विस वोटर है, या कोई इलेक्शन ड्यूटी का वोटर है ना, या कोई भी व्यक्ति इलेक्टर जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का सब्जेक्ट में अभी फंसा हुआ है। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। फिर या प्रॉक्सी वोटिंग करनी हो, किसी के बिहाफ पर आप वोट देने जा सकते हो, तो ऐसा प्रोविजंस भी आगे के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। तो सर्विस वोटर्स जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, ज़्यादातर मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस या जो भी सरकार में काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन इंडिया में के बाहर पोस्टेड हैं, पुलिस फोर्स में है, या कुछ ऐसा आर्मी एक्ट के अंदर आते हैं, तो वो वाला। अब फॉर्म 17C क्या होता है, देखो इलेक्शन कमीशन ने ना सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये रूल है कि आपको फॉर्म 17C का डेटा शेयर नहीं करना है विद एनी एंटिटी। पोलिंग ऑफिशियल के अलावा आपको फॉर्म 17C किसी को नहीं दिखाना होता है। ऐसा क्या होता है इसके अंदर, इसमें ना डायरेक्शंस होती हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स की। और पहला पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, जैसे एलिजिबल वोटर असाइन टू बोथ कहाँ है उसका, उस वोटर कहाँ रजिस्टर हुआ है, वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट। सेकंड पार्ट इसमें इन्फॉर्मेशन में होता है कि नेम ऑफ कैंडिडेट, टोटल वोट्स उसको कितने मिले हैं। तो ये होता है फॉर्म 17C, जिसको सिर्फ किसको दिखाना होता है, पोलिंग ऑफिशल्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेली साइनेज आया है। इसमें ना इलेक्शन डिपार्टमेंट जो है हमारा है पुडुचेरी का, उसने ब्रेली साइनेज इंग्लिश और तमिल भाषा में प्रोवाइड करा है 967 पोलिंग स्टेशंस के अंदर। इसमें जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, है ना, या पार्टिसिपेट लेकिन इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशनैलिटी के साथ वो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन इलेक्टर्स की डिज़ायर होती है कि वो कंपेनियन वगैरह, तो उसमें लगाया गया है, इसीलिए ब्रेली लेकर आया गया, इससे ना कंपेनियन की तरह काम करेगा। तो वो एक ब्रेली साइनेज भी आपको ध्यान में रखना है। गाइज पार्लियामेंट वाला हम टॉपिक कल करेंगे, अभी इलेक्शंस को पूरी तरह से पहले रिवाइज करो। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अपलोडिंग द MCQ पार्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक, प्लीज़ डू चेक एंड डू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो जी, आपकी ही प्रोसेस में, क्योंकि आपसे मैंने पहले ही पूछ लिया था विजन की PT 665 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसी बिहाफ पे, क्योंकि बच्चों के आए हैं कि मैम चाहिए हमें, तो वो आप ज़रूर इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब हम दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तो चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।